नमस्कार बच्चों। तो बच्चों आज का पाठ हम शुरू करते हैं। तो बच्चों आप देख सकते हो इस पिक्चर में आपको एक महाराजा दिख रहे हैं। आप इस महाराजा को देख सकते हो और आसपास इसके प्रजा दिख रही है आपको। महाराजा प्रजा पर राज करते हैं। क्या आप जानते हो प्राचीन काल में व मध्य काल में कई राजा और सम्राट हुआ करते थे जो अपनी देश की प्रजा पर राज करते थे। क्या आपको पता है कि जो राजा व महाराजा होते थे इनके पास बहुत सोना, बहुत सारे इनके प्रांत होते थे और इनकी बहुत सारी उपलब्धियां होती थी। तो जो बड़े होते थे, जिनके पास ज़्यादा सेना होती थी, जिनके पास ज़्यादा खजाना होता था, उन्हें हम महाराजा कहते हैं। और उनके अधीन छोटे छोटे कई सारे राजा आते थे। तो बच्चों आज हम आपको इन्हीं राजाओं, महाराजाओं, सम्राटों और सुल्तानों के बारे में बताएंगे। तो आज का जो हमारा पाठ है वो है दिल्ली के सुल्तान। तो दिल्ली के जो सुल्तान थे आज हम इनके बारे में आपको बताने वाले हैं। इन बातों की जानकारी कि किस राजा ने कहाँ शासन किया, कब तक शासन किया, उनकी जो समय अवधि थी और उनके अंतर्गत कितने प्रदेश आते थे, इन सब की जानकारी हमें इतिहास बताता है। तो इतिहास का जब हम अध्ययन करेंगे हमें इन सब की जानकारी मिलेगी। तो आओ बच्चों आज हम पढ़ते हैं कक्षा 7 का इतिहास का पाठ 3 दिल्ली के सुल्तान। बच्चों इस अध्याय में मैं आपको दिल्ली के सुल्तान व उनकी सल्तनत के बारे में जानकारी दूंगी। इससे पहले हमने अध्याय 2 में पढ़ा था कि कावेरी डेल्टा क्षेत्र जैसे बड़े राज्यों के केंद्र बन गए थे, लेकिन अध्याय 2 में ऐसे किसी राज्य का जिक्र नहीं था कि जिसकी राजधानी दिल्ली रही हो। इसकी वजह यह है कि दिल्ली महत्वपूर्ण शहर 12वीं शताब्दी में ही बना। आइए बच्चों हम दिल्ली के शासकों के क्रम व विकास को देखें। इस पाठ को समझने के लिए तालिका 1 को समझना सबसे आवश्यक है। तालिका 1 पर नज़र डालिए। सबसे पहले तोमर राजपूतों के काल में दिल्ली किसी साम्राज्य की राजधानी बनी। उसके बाद 12वीं सदी के मध्य में तोमरों को अजमेर के चौहानों, जिन्हें चहमान के नाम से भी जाना जाता था, ने परास्त किया। इन्हीं दो वंश तोमर और चौहान के राज्यकाल में ही दिल्ली वाणिज्य का एक महत्वपूर्ण केंद्र बन गया। इस शहर में बहुत सारे समृद्धशाली जैन व्यापारी रहते थे, जिन्होंने दिल्ली में अनेक मंदिरों का निर्माण करवाया। यहाँ दहेली वाल कहे जाने वाले सिक्के भी ढाले जाते थे, जो काफ़ी प्रचलन में थे। तालिका 1 पर फिर से नज़र डालिए और उन 5 वंशों की पहचान कीजिए जिनसे मिलकर दिल्ली की सल्तनत बनी। जिस इलाके को हम दिल्ली के नाम से जानते हैं वहाँ इन सुल्तानों ने अनेक नगर बसाए। मानचित्र 1 को देखकर दहेली एकुहना, सीरी और जहाँपना को ढूंढिए और पहचानिए। बच्चों ध्यान से देखो, नहीं देखा तो अब दोबारा से आपको बताती हूँ। ये रहा दहेली एकुहना, ये रहा सीरी और ये रहा जहाँपना। बच्चों अब मैं आपको दिल्ली के शासकों के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी देती हूँ। आरंभिक 12वीं शताब्दी से 1165 तक तोमर राजपूतों का राज रहा। उसमें अनंगपाल नाम के शासक सबसे महत्वपूर्ण थे, जिनका शासनकाल 1130 से 1145 तक रहा। उसके बाद बारी आती है चौहान राजपूतों की, जिनका शासन 1165 से 1192 तक रहा। इसमें भी जो सबसे प्रसिद्ध शासक थे वो थे पृथ्वीराज चौहान। इनका शासनकाल 1175 से 1192 तक रहा। अब दिल्ली में हिंदू शासकों के शासनकाल की समाप्ति हो गई। अब इसके बाद तुर्की शासकों का समय आरंभ हुआ। 1206 से 1290 तक तुर्की शासकों का शासन रहा। इसमें सबसे पहले नाम आता है कुतुबुद्दीन ऐबक का। इसका शासनकाल 1206 से 1210 तक रहा। कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद शमसुद्दीन इल्तुतमिश ने 1210 से 1236 तक शासन किया। इल्तुतमिश की मृत्यु के बाद उनकी बेटी रज़िया को दिल्ली का सुल्तान बनाया गया। 1236 से 1240 तक रज़िया ने दिल्ली पर राज किया। रज़िया के बाद गयासुद्दीन बलबन ने 1266 से 1287 तक दिल्ली पर अपना राज कायम रखा। इस तरह तुर्की शासकों का शासन दिल्ली में समाप्त हो गया। अब इसके बाद बारी आती है अगले वंश की, जिसका नाम था खलजी वंश। खलजी वंश की 1290 से 1320 तक राज रहा। दिल्ली के ऊपर इनका शासन काफ़ी लंबे समय तक स्थापित रहा। इस वंश के 2 प्रमुख सुल्तान थे जलालुद्दीन खलजी
जिसका शासन 1290 से 1296 तक, व दूसरे थे अलाउद्दीन खलजी, जिसका शासन 1296 से 1316 तक रहा। अब बारी आती है अगले वंश की, वो है तुगलक वंश। तुगलक वंश का शासन 1320 से 1414 तक रहा। इनका शासन 3 शासकों में सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध रहा। पहला गियासुद्दीन तुगलक, जिनका शासन 1320 से 1324 तक रहा। दूसरे थे मोहम्मद तुगलक, इनका शासन 1324 से 1351 तक रहा। तीसरे थे फिरोज शाह तुगलक, जिनका शासन 1351 से 1388 तक रहा। तुगलक वंश के समाप्त होने के बाद सैयद वंश में अपना अधिकार दिल्ली पर मजबूती से कायम किया। इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण शासक थे वे खिज्र खान, 14 से 14 और 14 से 21 तक वे सुल्तान रहे। सैयद वंश के कमज़ोर होते ही लोधी वंश के सुल्तानों ने दिल्ली पर अपना कब्जा कर लिया। लोधी वंश 1451 से 1526 तक दिल्ली के ऊपर अपना साम्राज्य कायम रखा। इसमें जो सबसे प्रमुख थे वे थे बहलोल लोधी। 1451 से 1489 तक दिल्ली पर उनका प्रभुत्व रहा। बच्चों, इस तालिका 1 में आपको 3 चित्र भी दिख रहे हैं। पहला है इल्तुतमिश का मकबरा, दूसरा अलाई दरवाज़ा और तीसरा फिरोज शाह तुगलक का मकबरा। तो बच्चों, ये थे दिल्ली के शासक और सुल्तान जिन्होंने दिल्ली को राजधानी बनाया, इस शहर को आबाद किया और आज हमारे देश की राजधानी के नाम से दिल्ली की पहचान है। और हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी भी इसी दिल्ली में कार्य करते हुए पूरे भारतवर्ष पर अपना प्रभुत्व बनाए रखते हैं। अब इतना सब पढ़ने के बाद कुछ पुनरावृत्ति की जाए तो बच्चों, मैं आपसे कुछ प्रश्न पूछूंगी, आप उनका सही उत्तर देने का प्रयत्न करें। तो पहला प्रश्न है, कौन से क्षेत्र बड़े राज्यों के केंद्र बन गए थे? तो आपके सामने 3 ऑप्शन है। पहला है बनारस, दूसरा है लखनऊ, तीसरा है कावेरी डेल्टा क्षेत्र। तो सही उत्तर है कावेरी डेल्टा क्षेत्र। अगला प्रश्न, दिल्ली महत्वपूर्ण शहर कब बना था? पहला ऑप्शन 12वीं शताब्दी, दूसरा 13वीं शताब्दी, तीसरा 11वीं शताब्दी। सही उत्तर है 12वीं शताब्दी। अगला प्रश्न, दिल्ली की स्थापना किसने की थी? रज़िया बेगम, राजा अनंगपाल, मोहम्मद तुगलक। सही उत्तर है राजा अनंगपाल। अगला प्रश्न, तोमरों को किसने हराया था? पहला खलजी ने, दूसरा तुर्कों ने या चौहानों ने? सही उत्तर है चौहानों ने। अगला प्रश्न, चौहान कहाँ शासन करते थे? पहला ऑप्शन आगरा, लखनऊ, अजमेर। तो सही उत्तर है अजमेर। अगला प्रश्न, दिल्ली किस शताब्दी में वाणिज्य का महत्वपूर्ण केंद्र बना? पहला ऑप्शन 11वीं, दूसरा 12वीं, तीसरा 13वीं। सही उत्तर है 12वीं शताब्दी में। अगला प्रश्न, दिल्ली के मंदिरों का निर्माण किसने करवाया? पहला ऑप्शन समृद्धशाली व्यापारियों ने, दूसरा पुजारियों ने, तीसरा सुल्तानों ने। सही उत्तर है समृद्धशाली व्यापारियों ने। अगला प्रश्न देखें, दिल्ली में डैश कहे जाने वाले सिक्के भी ढाले जाते थे। इस खाली स्थान को आपने भरना है। तो पहला ऑप्शन है चांदी, दूसरा है सोना, तीसरा है देहलीवाल। सही उत्तर है देहलीवाल। अगला प्रश्न, दिल्ली किस रूप में बदल गई? पहला ऑप्शन गांव, दूसरा शहर, तीसरा राजधानी। सही उत्तर है राजधानी। अब अगला प्रश्न, चौहान राजाओं का शासन किस क्षेत्र में था? पहला ऑप्शन आगरा पानीपत, दूसरा करनाल सोनीपत या तीसरा दिल्ली और अजमेर। सही उत्तर है दिल्ली और अजमेर। अगला प्रश्न, दिल्ली के सुल्तानों ने कौन कौन से नगर बसाए? जो सही है उस पर सही का निशान लगाएं और जो गलत है उस पर गलत का निशान लगाएं। पहला सीरी, अशोक विहार, पहाड़गंज। इसमें सही उत्तर है सीरी। दूसरा जहांपना, वसंत विहार, पालम विहार। इसमें सही उत्तर है जहांपना। तीसरा शहादरा, दहेलिए कुहना, कनॉट प्लेस। इसमें सही उत्तर है दहेलिए कुहना। अगला प्रश्न, 1165 से 1192 तक कौन सी शताब्दी थी? पहला ऑप्शन 13वीं, दूसरा 12वीं, तीसरा 11वीं।
तो सही उत्तर है 12वीं। अगला प्रश्न, कितने वंशों को मिलाकर दिल्ली की सल्तनत बनी? पहला ऑप्शन 4, दूसरा 3, तीसरा 5। सही उत्तर है 5। अगला प्रश्न देखें, चौहानों ने किस शासक को हराया था? पहला ऑप्शन अनंगपाल, दूसरा फिरोज शाह, तीसरा खिज्र खान। सही उत्तर है अनंगपाल। अगला प्रश्न, 1206 से 1290 तक कौन से वंश ने दिल्ली पर शासन किया? ऑप्शन है तुर्क शासकों ने, खलजी वंश ने या तुगलक वंश ने। सही उत्तर है तुर्क शासक ने। अगला प्रश्न, रिक्त स्थान भरो। पहला, 1206 से 1210 तक खालिस्तान ने राज किया। सेकंड, 1210 से 1236 तक खालिस्तान ने राज किया। तीसरा, 1236 से 1240 तक खालिस्तान ने राज किया। चौथा, 1266 से 1287 तक खालिस्तान ने राज किया। अब इनके सही उत्तर आप बताएंगे। तो पहला सही उत्तर होगा कुतुबुद्दीन ऐबक। दूसरे का सही उत्तर होगा शमसुद्दीन इल्तुतमिश। तीसरे का सही उत्तर है रज़िया और चौथे का सही उत्तर है गियासुद्दीन बलबन। अगला प्रश्न देखते हैं बच्चों अब आपसे खलजी वंश के प्रश्न पूछती हूँ। तो 1290 से 1296 तक किस खलजी वंश के शासक ने शासन किया? पहला गयासुद्दीन तुगलक, दूसरा जलालुद्दीन खलजी, तीसरा अलाउद्दीन खलजी। तो सही उत्तर है जलालुद्दीन खलजी। अगला प्रश्न, खलजी वंश का शासन की समयावधि बताएं। पहला 1290 से 1320 या दूसरा 1206 से 1290 या तीसरा 1130 से 1145। सही उत्तर है 1290 से 1320। अगला प्रश्न देखते हैं, अलाउद्दीन खलजी ने कब से कब तक शासन किया? 1290 से 1296 या 1296 से 1316 या 1320 से 1324। सही उत्तर है 1296 से 1316। खलजी वंश के बाद अब बारी आती है तुगलक वंश के प्रश्नों की। तो बच्चों तैयार हो जाओ उत्तर देने के लिए। तो अगला प्रश्न है, तुगलक वंश का शासन का समयकाल क्या था? 1320 से 1414 या 1414 से 1451 या 1290 से 1320। सही उत्तर है 1320 से 1414। अगला प्रश्न, 1324 से 1351 तक किस तुगलक शासक ने शासन किया? पहला गयासुद्दीन तुगलक या दूसरा मोहम्मद तुगलक या तीसरा फिरोज शाह तुगलक। सही उत्तर है मोहम्मद तुगलक। अगला प्रश्न, अब आप मुझे बताओ कि अंतिम तुगलक शासक कौन था? पहला ऑप्शन गयासुद्दीन तुगलक, दूसरा फिरोज शाह तुगलक या तीसरा मोहम्मद तुगलक। सही उत्तर है फिरोज शाह तुगलक। बच्चों अब आपसे सैयद वंश व लोदी वंश से संबंधित प्रश्न पूछती हूँ। देखते हैं आप में से कितने विद्यार्थी सही उत्तर देते हैं। तो हम शुरू करते हैं। 1414 से 1421 तक किस शासक ने दिल्ली पर शासन किया? पहला खिज्र खान, दूसरा बहलोल लोदी या तीसरा अलाउद्दीन खिलजी। सही उत्तर है खिज्र खान। अगला प्रश्न देखते हैं, 1451 से 1489 तक किसका शासन था दिल्ली में? पहला ऑप्शन बहलोल लोदी, दूसरा इब्राहिम लोदी या तीसरा खिज्र खान। सही उत्तर है बहलोल लोदी। बच्चों लोदी वंश के आखिरी शासक थे इब्राहिम लोदी। 1526 में बाबर के साथ उनका युद्ध हुआ, जिसे हम पानीपत के युद्ध के नाम से भी जानते हैं। तो बच्चों इन सभी सुल्तानों में से तुगलक वंश के सुल्तानों का सबसे लंबा कार्यकाल रहा। इन्होंने 94 वर्ष तक राज किया। आइए अब हम पाठ को आगे बढ़ाते हुए आपको दिल्ली के सुल्तानों के बारे में जानकारी कहाँ से प्राप्त हुई वह बताते हैं। हमारा अगला उपविषय है दिल्ली के सुल्तानों के बारे में जानकारी कैसे। हालांकि अभिलेख, सिक्के और भवन निर्माण कला के माध्यम से काफ़ी सूचना मिलती है, मगर और भी महत्वपूर्ण वे इतिहास, तारीख व तवारीख हैं जो सुल्तानों के शासनकाल में प्रशासन की भाषा फारसी में लिखे गए थे। तवारीख के लेखक सचिव, प्रशासक, कवि और दरबारियों जैसे सुशिक्षित व्यक्ति होते थे, जो घटनाक्रमों का वर्णन भी करते थे
और शासकों को प्रशासन संबंधी सलाह भी देते थे। त्वारिक के लेखक लिखने के लिए पांडुलिपि का इस्तेमाल करते थे। पांडुलिपि को तैयार करने के 4 चरण बताए गए हैं और इसका चित्र भी आपके सामने प्रस्तुत किया जा रहा है ताकि आप अच्छे से इस प्रक्रिया को समझें। तो पहला चरण देखें, कागज़ तैयार करना। आप चित्र को देखेंगे तो आपको एक व्यक्ति कागज़ तैयार करता हुआ दिखाई देगा। दूसरे चित्र में आपको व्यक्ति लिखने का कार्य करते हुए दिखाई दे रहा है। ये लेखक है जो फारसी भाषा में लिख रहा है। तीसरे चरण में आप तीसरे नंबर वाला चित्र देखें। इसमें महत्वपूर्ण शब्दों और अनुच्छेदों की ओर ध्यान आकर्षित करने के लिए सोने को पिघलाया जा रहा है ताकि जब कोई शब्द व अनुच्छेद पर बल देना हो तो वे दूर से ही सुनहरे अक्षरों में दिखाई दे। अंतिम चरण चित्र 4 में देखें। उसमें एक व्यक्ति आपको जिल्द तैयार करता हुआ दिखाई दे रहा है जिसे पुस्तक का रूप दिया जाएगा। इस तरह से इतिहास की किताबें व पांडुलिपियां उस समय तैयार की जाती थी। चलो बच्चों, थोड़ी सी पुनरावृत्ति हो जाए। तो शुरू करें बच्चों। जो उत्तर सही देगा वे अपने लिए ज़रूर ताली बजाएं। तो पहला प्रश्न, दिल्ली के सुल्तानों के समय में कौन सी भाषा प्रशासन द्वारा प्रयोग में लाई जाती थी? पहला अरबी, दूसरी फारसी या तीसरी उर्दू? तो इसमें से सही उत्तर है फारसी। अगला प्रश्न, अक्षरों को उभारने के लिए क्या इस्तेमाल किया जाता था? तो पहला है आपके सामने चांदी या सोना या तांबा। सही उत्तर है सोना। अगला प्रश्न, अभिलेख, सिक्के व भवन निर्माण कला के माध्यम से हमें किस बात की सूचना मिलती है बच्चों? इतिहास की, लोगों की बातों की या भूगोल की? सही उत्तर है इतिहास की। बच्चों, अब मैं आपको न्याय चक्र के बारे में बताती हूँ। न्याय चक्र राजा और प्रजा के बीच के संबंधों को समझाने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। इसके लिए मैं आपको 13वीं सदी के इतिहासकार फ़ख-ए-मुदब्बिर के शब्दों के द्वारा समझाने का प्रयत्न करूंगी। उन्होंने कहा था कि राजा का काम सैनिकों के बिना नहीं चल सकता, सैनिक वेतन के बिना नहीं जी सकते। वेतन आता है किसानों से एकत्रित किए गए राजस्व से, मगर किसान भी राजस्व तभी चुका सकेंगे जब वे खुशहाल और प्रसन्न हो। ऐसा तब हो सकता है जब राजा न्याय और ईमानदार प्रशासन को बढ़ावा दे। आओ बच्चों, अब मैं फिर से आपके ज्ञान की परीक्षा लूंगी। अब आप समझ ही गए होंगे कि मैं फिर से आपसे प्रश्न पूछने वाली हूँ। तो चलो सब तैयार हो जाओ। तो रिक्त स्थान भरो। पहला, राजा का काम खालिस्तान के बिना नहीं चल सकता। दूसरा, सैनिकों का वेतन आता है किसानों से एकत्रित किए गए खालिस्तान से। तीसरा, किसान राजस्व तभी चुका सकेगा जब वे खालिस्तान और प्रसन्न हो। चौथा, राजा खालिस्तान और खालिस्तान प्रशासन को बढ़ावा दे। तो सही उत्तर भरेंगे हम। तो पहले का उत्तर क्या होगा? सैनिकों। दूसरे का राजस्व। तीसरा खुशहाल। चौथा न्याय और ईमानदार। तो वेरी गुड बच्चों, आप सब अपने लिए तालियां बजाएं और अपना प्रोत्साहन बढ़ाएं ताकि आप सारे प्रश्नों का उत्तर अगली कक्षा में और भी बढ़ चढ़ कर दें। अब हम आगे बढ़ते हैं और कुछ और महत्वपूर्ण बातें आपके साथ साझा करते हैं। ये बातें ध्यान में रखें। पहली बात, त्वारिक के लेखक नगरों में, विशेषकर दिल्ली में रहते थे। गांव में शायद ही कभी रहते हो। वे इतिहास सुल्तानों के ढेर सारे इनाम इकराम पाने की आशा में लिखा करते थे। तीसरा, ये लेखक शासकों को जन्मसिद्ध अधिकार और लिंग भेद पर आधारित आदर्श समाज व्यवस्था बनाए रखने की सलाह देते थे। बच्चों, अब मैं आपको जन्मसिद्ध अधिकार के बारे में बताती हूँ। ये वे अधिकार होते हैं जो व्यक्ति को जन्म के साथ ही कुलीन व्यक्ति के परिवार में जन्म लेने के कारण विरासत में मिलते हैं। लिंग भेद भी आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है। जब आम तौर पर यह तर्क दिया जाता है कि पुरुष स्त्रियों की तुलना में श्रेष्ठ है, तो ये विचार ही लिंग भेद कहलाता है। इसके बारे में सबसे अच्छा उदाहरण हमारे पाठ का वह भाग है जब सन 1236 में इल्तुतमिश की बेटी रज़िया सिंहासन पर बैठी। उस युग के इतिहासकार मिन्हाज-ए-सिराज ने स्वीकार किया था कि रज़िया सभी भाइयों से अधिक योग्य व सक्षम थी, लेकिन
फिर भी उस युग के लोग उसे एक रानी के रूप में स्वीकार नहीं कर पाए। दरबारी भी रज़िया के शासन से प्रसन्न नहीं थे। सन 1240 में रज़िया को सिंहासन से हटा दिया गया। रज़िया ने अभिलेखों और सिक्कों पर अंकित करवाया था कि वे सुल्तान इल्तुतमिश की बेटी थी। आधुनिक आंध्र प्रदेश के वारंगल क्षेत्र में किसी समय काकतीय वंश का राज था। उस वंश की रानी रुद्रमा देवी के व्यवहार से रज़िया का व्यवहार विपरीत था। रुद्रमा देवी अपना नाम अभिलेखों पर पुरुषों जैसा लिखवाकर अपने पुरुष होने का भ्रम पैदा करती थी। एक और कश्मीर की रानी दीदा, उनका नाम दीदी से निकला है। जाहिर है प्रजा ने अपनी प्रिय रानी के लिए स्नेह भरा संबोधन दिया होगा। तो आप इन उदाहरणों से समझ सकते हैं कि दिल्ली के सुल्तान में रज़िया सक्षम होकर भी लिंग भेद के कारण सिंहासन से हटा दी गई। वही काकतीय वंश की रानी रुद्रमा देवी व कश्मीर की रानी दीदा को जनता से बहुत प्यार व स्नेह प्राप्त था। अब हम कुछ अपने प्रश्न उत्तरों का आदान प्रदान करें। तो बच्चों फिर से तैयार हो जाइए छोटी सी परीक्षा के लिए। पहला प्रश्न, रज़िया किसकी बेटी थी? पहला ऑप्शन बलबन, कुतुबुद्दीन ऐबक या इल्तुतमिश। सही उत्तर है इल्तुतमिश की बेटी। अगला प्रश्न, रज़िया को कब सिंहासन से हटाया गया? 1240, 1241 या 1242। सही उत्तर है 1240। अगला प्रश्न, किस इतिहासकार ने स्वीकार किया था कि रज़िया अपने भाइयों से अधिक सक्षम है? पहला ऑप्शन मिन्हाज ए सिराज, दूसरा इब्न बतूता। सही उत्तर है मिन्हाज ए सिराज। अगला प्रश्न, काकतीय वंश का शासन कहाँ था? सही उत्तर है आंध्र प्रदेश के वारंगल क्षेत्र में। अगला प्रश्न, काकतीय वंश की रानी का क्या नाम था? सही उत्तर है रुद्रमा देवी। अगला प्रश्न, रानी दीदा कहाँ की शासिका थी? सही उत्तर है कश्मीर की। आओ अब कुछ मिलान करें। तो एक तरफ आपको नाम दिख रहे होंगे, दूसरी तरफ आपको वंश और स्थान दिख रहे होंगे। तो पहला नाम है रज़िया, दूसरा नाम है रुद्रमा देवी और तीसरा नाम है दीदा। और वंश और स्थान में पहला है काकतीय, दूसरा है तुर्की, तीसरा है कश्मीर। अब बच्चों मिलान करके आप मुझे ये बताओ कि रज़िया का मिलान किससे होगा? सही उत्तर है तुर्की। रुद्रमा देवी का मिलान किससे करेंगे हम? सही उत्तर है काकतीय। दीदा का मिलान कश्मीर। बहुत सही कहा बच्चों, सबके लिए शाबाश। बच्चों तो आप पाठ के इस भाग से अच्छे से समझ गए होंगे कि लिंग भेद क्या होता है। सुल्तानों के राज में स्त्रियों को बराबर के अधिकार नहीं थे। उस समय के दौर में दिल्ली सल्तनत के दरबारियों के सोचने का तरीका कश्मीर व आंध्र प्रदेश के लोगों से विपरीत था। अब हमारा अगला भाग है दिल्ली सल्तनत का विस्तार गैरिसन शहर से साम्राज्य तक। बच्चों आओ हम मानचित्र 2 देखें। इस मानचित्र में इल्तुतमिश द्वारा जीते गए प्रमुख शहर दिखाए गए हैं। आओ इन्हें ध्यान से देखें। परीक्षा में आपके लिए ये लाभकारी रहेंगे। मानचित्र को ध्यानपूर्वक देखना। सबसे पहले काजकोट, मुल्तान, नंदाना, उच्च, लाहौर, तबरहिंद, सरस्वती, हांसी, अजमेर, रणथंभौर, ग्वालियर, अवध, बनारस, लखनौती, बदायूं, सुनाम, सांभामानक, मंदसौर, कोल, देवल, कुहराम, दिल्ली, बरवाला, वारन। ये सभी क्षेत्र आपको मानचित्र पर दिख रहे हैं। तो आपको सभी शहर का अच्छे से ज्ञान हो गया होगा। जैसा कि आपने ऊपर पढ़ा गैरिसन शहर, तो ये गैरिसन शहर वे किलेबंद बसाव होते हैं जहाँ सैनिक रहते हैं। और भीतरी प्रदेश क्या, हम ये भी पहले जान लेते हैं। किसी शहर या बंदरगाह के आसपास के इलाके जो उस शहर के लिए वस्तुओं और सेवाओं की पूर्ति करे, वे भीतरी प्रदेश कहलाते हैं। 13वीं शताब्दी के आरंभिक वर्षों में दिल्ली के सुल्तानों का शासन गैरिसनों से बाहर शायद ही कभी फैला हो। उनका नियंत्रण केवल शहरी क्षेत्रों व किलेबंद के अंदर ही सीमित था। भीतरी प्रदेशों पर उनका नियंत्रण ना के बराबर था। उन्हें अपनी आवश्यक सामग्री के लिए व्यापार, कर या लूट मार पर ही निर्भर रहना पड़ता था। दिल्ली से दूर बंगाल और सिंध के गैरिसन शहरों का नियंत्रण बहुत ही कठिन था। इनके आपस में संपर्क सूत्र छिन्न भिन्न हो जाते थे, जिसकी वजह थी बगावत,
युद्ध या खराब मौसम। दिल्ली सल्तनत को अफगानिस्तान से आने वाले हमलावरों से चुनौती मिलती रहती थी और उनके सूबेदार भी उनकी जरा सी कमजोरी का आभास होते ही विद्रोह का झंडा खड़ा कर देते थे। इन नगरों का संस्थापन बलबन के शासनकाल में हुआ और विस्तार अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद तुगलक के राजकाल में हुआ। सल्तनत के भीतरी सीमाओं में जो अभियान चलाए गए उनका लक्ष्य भीतरी क्षेत्रों की स्थिति को मजबूत करना था। इन अभियानों के दौरान गंगा यमुना दोआब से जंगल को साफ कर दिया गया और शिकारी संग्रहकों का व चरवाहों को उनके स्थान से खदेड़ दिया गया। वे जमीन किसानों को दे दी गई और कृषि कार्य को प्रोत्साहन दिया गया। व्यापार मार्ग की सुरक्षा और क्षेत्रीय व्यापार की उन्नति के खातिर नए किले, गैरिसन शहर और शहर बनाए गए और बसाए गए। दूसरा विस्तार सल्तनत की बाहरी सीमा पर हुआ। मानचित्र 3 को हम देखेंगे। ये वे क्षेत्र है जहां अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में सैनिक अभियान शुरू हुए और ये अभियान मोहम्मद तुगलक के समय में अपनी चरम सीमा तक पहुँचे। इन अभियानों में सल्तनत की सेनाओं ने हाथी, घोड़े, गुलाम और मूल्यवान धातुएं अपने कब्जे में ले ली। दिल्ली सल्तनत की सेनाओं की शुरुआत अपेक्षाकृत कमज़ोर थी, मगर 150 वर्ष बाद मोहम्मद तुगलक के राज्यकाल के अंत तक इस उपमहाद्वीप का एक विशाल क्षेत्र इसके युद्ध अभियान के अंतर्गत आ चुका था। इसने शत्रुओं की सेनाओं को परास्त किया और शहरों पर कब्जा किया। इसके सूबेदार और प्रशासक मुकदमों में फैसले सुनाते थे और साथ ही किसानों से कर वसूल करते थे। लेकिन इतने विशाल क्षेत्र पर इनका नियंत्रण किस सीमा तक और कितना प्रभावी था? बच्चों, आप मानचित्र 3 को ध्यान से देखो तो आपको इसमें तीर जैसे चिन्ह दिखाई देंगे जो कि सैनिक अभियानों की दिशा व गति को दर्शाते हैं कि दिल्ली से किस तरह इन अभियानों का विस्तार दक्षिण की तरफ हो रहा था। दिल्ली से 1299 में पहला अभियान दिल्ली सल्तनत के शासकों ने गुजरात की तरफ किया। आप मानचित्र में सोमनाथ भी देख सकते हैं। फिर दूसरा अभियान 1303 में चित्तौड़ की तरफ किया गया और 1301 में रणथंभौर की ओर। ये दोनों क्षेत्र राजस्थान में आते हैं। उसी समय के आसपास 1305 में मध्य प्रदेश के मांडू में भी सैनिक अभियान किए गए। 1302 से 1303 में इनकी सेनाएं वारंगल काकतीय वंश में पहुंच गई। मांडू का जो अभियान हुआ वे आगे होते हुए देवगिरी पहुंचा। वहां से वे 2 हिस्सों में बट गया, एक वारंगल की तरफ मुड़ गया, दूसरा होयसल की तरफ। 1311 में आगे बढ़ते हुए ये अभियान तंजावुर व मदुरै पहुंचा। इस तरह इनका दक्षिण भारत का सैनिक अभियान चला व दक्षिण भारत पर कब्जा व नियंत्रण करने की पूरी कोशिश की, पर यह नियंत्रण किस सीमा तक और कितना प्रभावी था ये ज़्यादा नहीं पता। तो बच्चों, मानचित्र को ध्यान से समझते हुए याद रखना। तो फिर से हम अपना प्रश्न उत्तर का सिलसिला शुरू करते हैं। तो तैयार हैं आप सब? तो ये रहा आपका पहला प्रश्न, रिक्त स्थान भरो। ऊपर आपको कुछ विकल्प दिए जा रहे हैं, जैसे भीतरी प्रदेश, गैरिसन, व्यापार, कर, लूटमार, किसानों, कृषि, पर्यावास। अब मैं आपके सामने कुछ रिक्त स्थान लिखने वाली हूँ और आप उनमें सही उत्तर भरेंगे। पहला, रक्षक सैनिकों की टुकड़ियों को रिक्त स्थान कहते थे। दूसरा, आरंभिक वर्षों में दिल्ली के सुल्तानों का दूर रिक्त स्थान पर उनका नियंत्रण ना के बराबर था। तीसरा, आवश्यक सामग्री, रसद आदि के लिए रिक्त स्थान या रिक्त स्थान पर ही निर्भर रहना पड़ता था। चौथा, चरवाहों को उनके रिक्त स्थान से खदेड़ दिया गया। पांचवा, वह जमीन रिक्त स्थान को दे दी गई और रिक्त स्थान कार्य को प्रोत्साहन दिया गया। अब हम सही उत्तर बताते हैं। पहला उत्तर गैरिसन, दूसरा भीतरी प्रदेश, तीसरा व्यापार, कर, लूटमार, चौथा पर्यावास, पांचवा किसानों और कृषि। अब अगला प्रश्न, सही या गलत चुनकर सही और गलत का चिन्ह लगाएं। पहला, अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में दक्षिण भारत को लक्ष्य करके सैनिक अभियान शुरू हुए। बताओ बच्चों, सही या गलत? सही। दूसरा, गंगा यमुना के दोआब से जंगलों को साफ नहीं किया गया।
बताओ बच्चों। सही उत्तर है इसका गलत। तीसरा, व्यापार मार्गों की सुरक्षा के लिए और क्षेत्रीय व्यापार की उन्नति के लिए नए किले, गैरिसन शहर बसाए गए। इसका उत्तर है सही। चौथा, किसानों को जमीन नहीं दी गई। इसका सही उत्तर है गलत। और अंतिम पांचवा, शिकारी संग्रहकों तथा चरवाहों को उनके पर्यावास से खदेड़ दिया गया। इसका सही उत्तर है सही। बच्चों ये देखो, ये 12वीं सदी के आखिरी दशक में बनी कुव्वत अल इस्लाम मस्जिद तथा इसकी मीनारें आपको चित्र 2 में दिखाई दे रही हैं। ये जामा मस्जिद दिल्ली के सुल्तानों द्वारा बनाए गए सबसे पहले शहर, जिसे उस समय दहेली-ए-कुहना कहा जाता था, वहाँ स्थित है। इस मस्जिद का विस्तार इल्तुतमिश और अलाउद्दीन खलजी ने किया। मीनार 3 सुल्तानों, पहले थे कुतुबुद्दीन ऐबक, दूसरे इल्तुतमिश और तीसरे फिरोज शाह तुगलक द्वारा बनाई गई। अच्छा बच्चों, अब आप ये बताओ कि मस्जिद किसे कहते हैं? मस्जिद अरबी भाषा का शब्द है जिसका शाब्दिक अर्थ है ऐसा स्थान जहां मुसलमान अल्लाह की आराधना में सजदा करते हैं। सजदा क्या होता है बच्चों? घुटने और माथे टेककर प्रार्थना करना, इसे सजदा कहते हैं। जामा मस्जिद या मस्जिद-ए-जामी वे मस्जिद होती है जहां अनेक मुसलमान एकत्र होकर साथ साथ नमाज पढ़ते हैं। नमाज की रस्म के लिए सारे नमाजियों में से सबसे अधिक सामान्य और विद्वान पुरुष को इमाम के रूप में चुना जाता है। इमाम शुक्रवार की नमाज के दौरान धर्मोपदेश, जिसे खुतबा भी कहते हैं, देता है। नमाज के दौरान मुसलमान मक्का की तरफ मुंह करके खड़े होते हैं। भारत से मक्का पश्चिम दिशा की ओर पड़ता है। मक्का की ओर की दिशा को किबला कहा जाता है। देखो बच्चों, ये चित्र नंबर 3, ये बेगमपुरी मस्जिद है। ये मोहम्मद तुगलक के राज्यकाल में दिल्ली से उसकी नई राजधानी जहांपना की मुख्य मस्जिद के तौर पर बनाई गई थी। अब जहांपना का मतलब भी क्या होता है मैं आपको बता देती हूँ। जहांपना का मतलब होता है विश्व की शरण स्थली। ये मोहम्मद तुगलक ने अपनी नई राजधानी का नाम रखा था। हम इन दोनों स्थानों दहेली-ए-कुहना व जहांपना को फिर से एक बार मानचित्र 1 में ढूंढेंगे। ये देखो बच्चों, दहेली-ए-कुहना और जहांपना, याद रहेगा ना बच्चों? अब भूलोगे तो नहीं? दिल्ली के सुल्तानों ने सारे उपमहाद्वीप के अनेक शहरों में मस्जिदें बनवाई। इससे उनके मुसलमान और इस्लाम के रक्षक होने के दावे को बल मिलता था। समान आचार संहिता और आस्था का पालन करने वाले श्रद्धालुओं के परस्पर एक समुदाय से जुड़े होने का बोध उत्पन्न करने में भी मस्जिदें सहायक थी। एक समुदाय का अंग होने के बोध को प्रबल करना जरूरी था, क्योंकि मुसलमान अनेक भिन्न भिन्न प्रकार की पृष्ठभूमियों से आते थे। बच्चों ये चित्र देखो, ये है मोट की मस्जिद। सिकंदर लोदी के शासनकाल में ये उसके मंत्री द्वारा बनवाई गई। ये जमाली कमाली की मस्जिद 1520 के दशक के आखिरी दिनों में निर्मित की गई थी। अब आपको मस्जिद की जानकारी प्राप्त हो गई। आओ कुछ प्रश्न उत्तरों का सिलसिला शुरू करें। तो पहला प्रश्न है, कुव्वत अल इस्लाम मस्जिद कौन से दशक में बनाई गई थी? ऑप्शन है 13वीं सदी, 12वीं सदी या 11वीं सदी। सही उत्तर है 12वीं सदी। अगला प्रश्न, जामा मस्जिद दिल्ली के किस हिस्से में बनाई गई थी? पहला ऑप्शन सीरी, दूसरा दहेली-ए-कुहना, तीसरा जहांपना। सही उत्तर है दहेली-ए-कुहना। अगला प्रश्न, दहेली-ए-कुहना दिल्ली का कौन सा भाग है? ऑप्शन है नया शहर, पुराना शहर। उत्तर पुराना शहर। अगला प्रश्न, जामा मस्जिद का विस्तार किस शासक द्वारा किया गया? इल्तुतमिश, अलाउद्दीन खलजी या जलालुद्दीन खलजी? सही उत्तर है इल्तुतमिश और अलाउद्दीन खलजी। अगला प्रश्न, मस्जिद कौन सी भाषा का शब्द है? उर्दू, फारसी या अरबी? सही उत्तर है अरबी। अगला प्रश्न देखें, मस्जिद में लोग क्या करने जाते थे? पहला ऑप्शन सजदा करने, दूसरा गीत सुनने या कहानी सुनने? सही उत्तर है सजदा करने। अगला प्रश्न, इमाम कौन होता था? ऑप्शन है नेता, वजीर या पुरोहित? सही उत्तर है नेता। तो अब हम शुरू करने जा रहे हैं अगला उपविषय,
खलजी और तुगलक वंश के अंतर्गत प्रशासन और समेकन। नजदीक से एक नजर। बच्चों, दिल्ली सल्तनत जैसे विशाल साम्राज्य के समेकन के लिए विश्वसनीय सूबेदारों तथा प्रशासकों की जरूरत थी। दिल्ली के आरंभिक सुल्तान, विशेषकर इल्तुतमिश, सामंतों और जमींदारों के स्थान पर अपने विशेष गुलामों को सूबेदार नियुक्त करना अधिक पसंद करते थे। इन गुलामों को फारसी में बंदगा कहा जाता है तथा इन्हें सैनिक सेवा के लिए खरीदा जाता था। इन्हें सावधानी से महत्वपूर्ण पदों के लिए प्रशिक्षण दिया जाता है। ये पूरी तरह अपने मालिक के वफादार होते थे। इन्हें बेटों से बढ़कर भी माना जाता था। उनका मानना था कि जिंदगी में कभी कभी ही योग्य और अनुभवी गुलाम मिलते हैं। आओ हम फिर से प्रश्न उत्तर का खेल खेलें। तो शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न, दिल्ली सल्तनत जैसे विशाल साम्राज्य के समेकन के लिए किन लोगों की जरूरत थी? पहला ऑप्शन विश्वसनीय सूबेदारों और प्रशासकों की, या दूसरा गुलामों की? सही उत्तर है विश्वसनीय सूबेदार और प्रशासकों की। अगला प्रश्न, गुलामों को फारसी में क्या कहा जाता है? नौकर, दास या बंदगा? सही उत्तर है बंदगा। अगला प्रश्न, बंदगा क्यों खरीदे जाते थे? पहला ऑप्शन घर के कार्य करने के लिए, या दूसरा सैनिकों की सेवा के लिए? सही उत्तर है सैनिकों की सेवा के लिए। प्रश्नों के बाद हम फिर से अपने पाठ की तरफ आप सभी बच्चों को लेकर चलते हैं। खलजी और तुगलक शासक बंदगा का इस्तेमाल करते रहे और साथ ही अपने पर आश्रित निम्न वर्ग के लोगों को भी ऊंचे राजनीतिक पदों पर बिठाते रहे। इन्हें सूबेदार व सेनापति जैसे पद प्राप्त हुए, परंतु इसकी वजह से राजनीतिक अस्थिरता भी पैदा होने लगी, क्योंकि यह गुलाम, जिन्हें हम बंदगा कहते हैं, और आश्रित अपने मालिकों के प्रति तो वफादार रहते थे, परंतु उनके उत्तराधिकारियों के प्रति इनकी वफादारी नहीं होती थी। नए सुल्तानों के अपने नौकर होते थे। फलस्वरूप किसी नए शासक के सिंहासन पर बैठते ही प्रायः नए और पुराने सरदारों के बीच टकराहट शुरू हो जाती थी। सुल्तानों द्वारा निचले तबके के लोगों को संरक्षण दिए जाने के कारण उच्च वर्ग के कई लोगों को गहरा धक्का भी लगता था, और फारसी तवारीख के लेखकों ने भी इसी वजह से दिल्ली के सुल्तानों की आलोचना की है। सुल्तान मोहम्मद तुगलक ने अजीज खुमार नामक कलाल, कलाल का मतलब होता है शराब बनाने और बेचने वाला, फिरोज हज्जाम नामक नाई, मनका तबाख नामक बावर्ची और लड्डा तथा पीरा नामक मालियों को ऊंचे प्रशासनिक पदों पर बिठाया था। 14वीं शताब्दी के मध्य के इतिहासकार जियाउद्दीन बर्नी ने उल्लेख करते हुए कहा था कि दिल्ली सुल्तान मोहम्मद तुगलक के राजनीतिक विवेक का नाश हो गया है और वे शासन करने में सक्षम नहीं हैं। तो बच्चों, अब कुछ प्रश्न पूछे जाएं। तो बच्चों, पहला प्रश्न है, दिल्ली के आरंभिक सुल्तान, विशेषकर इल्तुतमिश, किन्हें सूबेदार नियुक्त करना अधिक पसंद करते थे? पहला ऑप्शन सामंतों, या जमींदारों, या गुलामों? सही उत्तर है गुलामों। अगला प्रश्न, गुलाम और आश्रित अपने मालिकों और संरक्षकों के प्रति कैसा व्यवहार अपनाते थे? पहला धोखेबाजी, दूसरा वफादारी, या तीसरा विश्वासघाती? सही उत्तर है वफादारी। अगला प्रश्न, जियाउद्दीन कौन था? ऑप्शन नाटककार, इतिहासकार, या कवि? सही उत्तर है इतिहासकार। आओ बच्चों, कुछ रिक्त स्थान भरें। विकल्प आप ऊपर देख सकते हैं। जियाउद्दीन, राजनीतिक, नौकर, सेनापति, सूबेदार, ऊंचे, सुल्तानों। तो नीचे आपको वाक्य दिखाए जाएंगे और आप ऊपर से विकल्प भरेंगे। तो शुरू करें बच्चों। पहला, नए सुल्तानों के अपने रिक्त स्थान होते थे। दूसरा, आश्रित लोगों को ऊंचे रिक्त स्थान पदों पर बैठाते थे। तीसरा, निम्न वर्ग के लोगों को रिक्त स्थान और रिक्त स्थान जैसे पद दिए जाते थे। चौथा, लेखकों ने निचले खानदान के लोगों को रिक्त स्थान पदों पर बैठाने के लिए दिल्ली के रिक्त स्थान सुल्तानों की आलोचना भी की है। पांचवा, रिक्त स्थान इतिहासकार ने इन नियुक्तियों का उल्लेख करते हुए कहा था कि सुल्तान मोहम्मद तुगलक के विवेक का नाश हो गया है। तो बच्चों, पहला क्या होगा? नौकर, बिल्कुल सही। दूसरा, राजनीतिक। तीसरे का पहला भाग सेनापति, दूसरा भाग सूबेदार। चौथा, ऊंचे,
दूसरे भाग में सुल्तानों, पांचवा जियाउद्दीन। बहुत अच्छे बच्चों, आप सभी पूरी मेहनत से पाठ को समझने का प्रयत्न कर रहे हैं। आओ अब पाठ को आगे ले जाया जाए। पहले वाले सुल्तानों की ही तरह खलजी और तुगलक शासकों ने भी सेना नायकों को भिन्न भिन्न आकार के इलाकों के सूबेदार के रूप में नियुक्त किया। ये इलाके इक्ता कहलाते थे और इन्हें संभालने वाले अधिकारी इक्तादार या मुक्ति कहे जाते थे। मुक्ति का फर्ज था सैनिक अभियानों का नेतृत्व करना और अपने इक्ता में यानी कि इलाके में कानून और व्यवस्था बनाए रखना। इन्हें वेतन के बदले अपने मुक्ति यानी इलाकों से राजस्व की वसूली करने का अधिकार प्राप्त था। इसी राजस्व की रकम से इनके सैनिकों को तनख्वाह प्राप्त होती थी। मुक्ति पर काबू रखने के लिए उनका पद वंश परंपरा से ना होकर बल्कि थोड़े थोड़े समय के लिए ही उन्हें इक्ता यानी इलाका दिया जाता था और उसके बाद उनका स्थानांतरण कर दिया जाता था। मुक्ति लोगों द्वारा एकत्रित किए गए राजस्व की रकम का हिसाब लेने के लिए राज्य द्वारा लेखा अधिकारी, फिर से सुने बच्चों, लेखा अधिकारी नियुक्त किए जाते थे और इस बात का ध्यान रखा जाता था कि मुक्ति राज्य द्वारा निर्धारित कर ही वसूले और तय संख्या के अनुसार सैनिक रखें। जब दिल्ली के सुल्तानों शहरों से दूर आंतरिक इलाकों को भी अपने अधिकार में ले आए तो उन्होंने भूमि के स्वामी, सामंतों और अमीर जमींदारों की भी अपनी सत्ता के आगे झुकने को बाध्य कर दिया। अलाउद्दीन खलजी के शासन काल में भू राजस्व के निर्धारण और वसूली के कार्य को राज्य ने अपने नियंत्रण में ले लिया। स्थानीय सामंतों से कर लगाने का अधिकार छीन लिया गया, बल्कि स्वयं उन्हें भी कर चुकाने को बाध्य किया गया। कुछ पुराने सामंत और जमींदार राजस्व अधिकारी व वसूली अधिकारी के रूप में सल्तनत की नौकरी करने लगे। उस समय 3 तरह के कर होते थे। पहला कर कृषि पर, जिसे खराज कहा जाता था और किसान अपनी उपज का लगभग आधा हिस्सा कर के रूप में देते थे। दूसरा कर मवेशियों पर तथा तीसरा कर घरों पर। अब चलो बच्चों, पाठ को आगे बढ़ाया जाए। बच्चों, ये याद रखना बहुत जरूरी है कि उस समय इस उपमहाद्वीप का बहुत बड़ा भाग अभी भी दिल्ली के सुल्तानों के नियंत्रण से बाहर था। बंगाल जैसे सुदूर प्रांतों का नियंत्रण कठिन था और दक्षिण भारत की विजय के तुरंत बाद ही वे पूरा क्षेत्र फिर से स्वतंत्र हो गया था। गंगा के मैदानी इलाकों में भी घने जंगलों वाले क्षेत्रों में सुल्तान की सेनाएं अपना नियंत्रण करने में सक्षम नहीं थी। स्थानीय सरदारों ने इन क्षेत्रों में अपना शासन जमा लिया। ये सरदार रक्षा व्यवस्था करने में कुशल थे। अफ्रीकी देश मोरक्को के एक यात्री इब्न बतूता जब 14वीं सदी में भारत आए थे, तब उन्होंने इन सरदारों की रक्षा व्यवस्था का बहुत ही सुंदर वर्णन किया था। इब्न बतूता ने बतलाया है कि सरदार कभी कभी चट्टानी उबड़ खाबड़ पहाड़ी इलाकों में किले बनाकर रहते थे और कभी कभी बांस के झुरमुटों में। भारत के बांस बहुत ही मजबूत होते थे, उन पर आग का भी असर नहीं होता था। ये बांस किले की प्राचीर का काम करते थे। इस दीवार के घेरे में सरदार अपनी मवेशी और फसल रखते थे। अंदर पानी की भी उपलब्धता होती थी, जो कि वर्षा का संग्रहित जल ही था। इसीलिए सरदारों को प्रबल बलशाली सेनाओं के बिना हराया नहीं जा सकता था। बच्चों, आपको सरदारों की रक्षा व्यवस्था कैसी लगी? मैं तो बहुत ही प्रभावित हो गई। इनकी बांस की जानकारी सुनकर मुझे लगता है कि आपको भी इनकी बहादुरी पर गर्व हो रहा होगा। तो आओ आगे पाठ को बढ़ाएं। चंगेज खान के नेतृत्व में मंगोलों ने 1219 में उत्तर पूर्वी ईरान में ट्रांसऑक्सियाना, जिसे आजकल उज़्बेकिस्तान कहा जाता है, पर हमला किया और इसके शीघ्र बाद ही दिल्ली सल्तनत को उनका धावा झेलना पड़ा। अलाउद्दीन खलजी और मोहम्मद तुगलक के शासनकालों के आरंभ में दिल्ली के धावे बढ़ गए। इससे मजबूर होकर दोनों ही सुल्तानों को एक विशाल स्थानीय सेना खड़ी करनी पड़ी। इतनी विशाल सेना को संभालना प्रशासन के लिए भारी चुनौती थी। आइए देखें कि इन दोनों सुल्तानों ने इस चुनौती का सामना कैसे किया। तो बच्चों, ये देखो, यहाँ पर आपको एक चार्ट दिखाई दे रहा है जिसमें अलाउद्दीन खलजी और मोहम्मद तुगलक के बारे में आपको जानकारी दी जा रही है। आओ बच्चों, हम इनकी सफलताओं और असफलताओं के बारे में जानकारी लें। अलाउद्दीन खलजी। दिल्ली में 2 बार हमले हुए, 1299 1300 में और 1302 से 1303 में। इनका सामना करने के लिए अलाउद्दीन खलजी ने एक विशाल स्थानीय सेना खड़ी की।
अलाउद्दीन खिलजी ने अपने सैनिकों के लिए सीरी नामक एक नया गैरिसन शहर बसाया। हम फिर से मानचित्र 1 को देखेंगे और उसमें फिर से हम सीरी शहर को ढूंढेंगे। तो ये रहा सीरी। सैनिकों के पेट भरने की समस्या को गंगा यमुना के बीच की भूमि से कर के रूप में खेती की पैदावार इकट्ठी करके हल किया गया। किसानों की पैदावार का 50% हिस्सा कर के तौर पर तय कर दिया गया था। सैनिकों के वेतन भी देना होता था। अलाउद्दीन ने सैनिकों को इक्ता के स्थान पर नकद वेतन देना तय किया। सैनिक अपना आवश्यक सामान दिल्ली के व्यापारियों से खरीदते थे और ये आशंका थी कि व्यापारी अपनी चीज़ों की कीमतें बढ़ा देंगे। इसे रोकने के लिए अलाउद्दीन ने दिल्ली में चीज़ों की कीमतों पर नियंत्रण लागू कर दिया। अफसर बड़ी सावधानी से कीमतों का सर्वेक्षण करते थे और जो व्यापारी निश्चित दरों का उल्लंघन करते थे उन्हें सजा मिलती थी। अलाउद्दीन के प्रशासनिक कदम काफ़ी सफल रहे। इतिहासकारों ने कीमतों में कमी और बाजार में वस्तुओं की कुशलता से आपूर्ति के लिए उसके शासनकाल की बहुत प्रशंसा की है। मंगोल आक्रमणों के खतरे का भी उसने सफलतापूर्वक सामना किया। आओ बच्चों, तो अब हम मोहम्मद तुगलक के बारे में जानते हैं। मोहम्मद तुगलक के शासन के प्रारंभिक वर्षों में सल्तनत पर हमला हुआ। मंगोल सेना परास्त हो गई। मोहम्मद तुगलक को अपनी सेना की शक्ति और अपने संसाधन पर इतना विश्वास था कि उसने ट्रांस अक्सेसियाना पर आक्रमण की योजना बना ली। एक स्थायी सेना तैयार करना उसका आक्रामक कदम था। नया गैरिसन शहर बनाने के स्थान पर दिल्ली के 4 शहरों में से सबसे पुराने शहर दहली-ए-कोहना को निवासियों से खाली करवाकर वहां सैनिक छावनी बना दी गई। पुराने शहर के निवासियों को दक्षिण में बनी नई राजधानी दौलताबाद भेज दिया गया। सेना को खिलाने के लिए उसी इलाके से खाद्यान्न इकट्ठे किए गए, लेकिन सैनिकों की विशाल संख्या को जरूरत पूरी करने के लिए सुल्तान ने अतिरिक्त कर भी लगाए। इसी दौरान उस क्षेत्र में अकाल भी पड़ा। मोहम्मद तुगलक भी अपने सैनिकों को नकद वेतन देता था, लेकिन कीमतों पर नियंत्रण करने की जगह उसने कुछ आज की कागजी मुद्रा की तरह टोकन सांकेतिक मुद्रा चलाई। ये सिक्के धातु के बने होते थे, लेकिन सोने चांदी के ना होकर सस्ती धातु के। 14वीं सदी के लोगों को इस मुद्रा पर भरोसा नहीं था। वे बड़े चतुर थे। अपने सोने चांदी के सिक्के वे बचाकर रख लेते थे और अपने तमाम कर इस टोकन मुद्रा से ही चुकाते थे। इस सस्ती मुद्रा जैसी जाली सिक्के भी बड़ी आसानी से बनाए जा सकते थे। मोहम्मद तुगलक द्वारा उठाए गए प्रशासनिक कदम बेहद असफल रहे। कश्मीर पर उसका आक्रमण पूरी तरह विफल रहा। तब उसने तुरान पर हमला करने का इरादा छोड़ दिया और अपनी विशाल सेना को भंग कर दिया। इसी बीच उसने प्रशासन संबंधी जो कदम उठाए थे उनसे कई परेशानियां पैदा हो गईं। दौलताबाद ले जाए जाने से लोग बहुत नाराज थे। करों में वृद्धि और गंगा यमुना के दुआब में अकाल से विक्षुब्ध जनता बगावत पर उतर आई और मोहम्मद तुगलक को अंततः टोकन मुद्रा भी वापस लेनी पड़ी। बच्चों, इन तमाम असफलताओं की गिनती करने में हम कभी कभी भूल जाते हैं कि सल्तनत के इतिहास में पहली बार दिल्ली के किसी सुल्तान ने मंगोल इलाके को फतह करने के अभियान की योजना बनाई थी। जहां अलाउद्दीन खिलजी का बल प्रतिरक्षा पर था, वहां मोहम्मद तुगलक के द्वारा उठाए गए कदम मंगोलों के विरुद्ध सैनिक आक्रमण की योजना का हिस्सा थे। चलो बच्चों, कुछ प्रश्न उत्तर पूछे जाएं। तो पहला प्रश्न, किसके नेतृत्व में मंगोलों ने 1219 में उत्तर पूर्वी ईरान में ट्रांसऑक्सियाना पर हमला किया? ऑप्शन है चंगेज खान और दूसरा है फतेह खान। सही उत्तर है चंगेज खान। अगला प्रश्न, चंगेज खान का सामना करने के लिए किसने विशाल स्थायी सेना खड़ी की थी? ऑप्शन है सिकंदर लोदी, दूसरा अलाउद्दीन खिलजी। सही उत्तर है अलाउद्दीन खिलजी। अगला प्रश्न, अलाउद्दीन ने अपने सैनिकों के लिए किस नाम से गैरिसन शहर बनाया? पहला ऑप्शन जहांपना, दूसरा पुराना शहर, तीसरा सीरी। सही उत्तर है सीरी। किसके काल में मंगोल सेना परास्त हुई? पहला ऑप्शन मोहम्मद तुगलक, दूसरा फिरोज शाह, तीसरा गियासुद्दीन तुगलक। सही उत्तर है मोहम्मद तुगलक। अगला प्रश्न, मोहम्मद तुगलक ने कहां पर नई राजधानी बसाई? नई दिल्ली, गाजियाबाद या दौलताबाद? सही उत्तर है दौलताबाद। अगला प्रश्न, मोहम्मद तुगलक ने कौन सी मुद्रा चलाई? पहला ऑप्शन टोकन सांकेतिक मुद्रा या चांदी के सिक्के। सही उत्तर है टोकन सांकेतिक मुद्रा। अगला प्रश्न, कौन सा शासक कुशल था? मोहम्मद तुगलक या अलाउद्दीन खिलजी? सही उत्तर है अलाउद्दीन खिलजी। बच्चों, अब आप रिक्त स्थान भरने में मेरा सहयोग दें। पहला रिक्त स्थान,
इतनी विशाल सेना को संभालना रिक्त स्थान के लिए भारी रिक्त स्थान थी। तीसरा, दहेली एक ऊना को निवासियों से खाली करवाकर वहां रिक्त स्थान बना दी। चौथा, मोहम्मद तुगलक द्वारा उठाए गए रिक्त स्थान कदम बेहद असफल रहे। पांचवा, रिक्त स्थान को अंततः टोकन मुद्रा भी वापस लेनी पड़ी। छठा, अलाउद्दीन ने रिक्त स्थान के आक्रमणों के खतरे का भी सफलतापूर्वक सामना किया। आपके सामने विकल्प हैं मंगोल, प्रशासनिक, मोहम्मद तुगलक, प्रशासन, चुनौती, सैनिक छावनी, चीज़ों, कीमतों। तो सही उत्तर आप हमें बताएंगे। तो बच्चों, पहले का सही उत्तर क्या होगा? प्रशासन पहले भाग में और दूसरे भाग में चुनौती। शाबाश। दूसरे का उत्तर बताओ बच्चों। तीसरे का उत्तर सैनिक छावनी। चौथे का उत्तर प्रशासनिक। पांचवे का उत्तर मोहम्मद तुगलक और छठे का मंगोलों। शाबाश बच्चों, आपने बिल्कुल सही उत्तर दिए। तो चलो बच्चों, फिर से हम पाठ को आगे बढ़ाते हैं और पाठ का अंतिम उपविषय को हम चर्चा करते हैं। 15वीं तथा 16वीं शताब्दी में सल्तनत। तालिका 1 को फिर से देखें। आप पाएंगे कि तुगलक वंश के बाद 1526 तक दिल्ली तथा आगरा पर सैयद तथा लोदी वंशों का राज्य रहा। तब तक जौनपुर, बंगाल, मालवा, गुजरात, राजस्थान तथा पूरे दक्षिण भारत में स्वतंत्र शासक उठ खड़े हुए थे। उनकी राजधानियां समृद्ध थी और राज्य फल फूल रहे थे। इसी काल में अफगान तथा राजपूतों जैसे नए शासक समूह भी उभरे। इस काल में स्थापित राज्यों में से कुछ छोटे तो थे पर शक्तिशाली थे और उनका शासन बहुत ही कुशल तथा सुव्यवस्थित तरीके से चल रहा था। शेर शाह सुर 1540 से 1545 ने बिहार में अपने चाचा के एक छोटे से इलाके के प्रबंधक के रूप में काम शुरू किया था और आगे चलकर उसने इतनी उन्नति की कि मुगल सम्राट हुमायूं, जो 1530 से 1540 और 1555 से 1556 तक को चुनौती दी और परास्त किया। शेर शाह ने दिल्ली पर अधिकार करके स्वयं अपना राजवंश स्थापित किया। सुर वंश ने केवल 15 वर्ष 1540 से 1555 तक शासन किया, लेकिन इसके प्रशासन ने अलाउद्दीन खलजी वाले कई तरीकों को अपनाकर उन्हें और भी चुस्त बना दिया। महान सम्राट अकबर 1556 से 1605 में ने जब मुगल साम्राज्य को समेकित किया तो उसने अपने प्रतिमान के रूप में शेर शाह की प्रशासन व्यवस्था को ही अपनाया था। बच्चों, अब कुछ प्रश्नों के उत्तर द्वारा आपका फिर से पुनरावृत्ति किया जाता है। पहला प्रश्न, तुगलक वंश के बाद 1526 तक दिल्ली तथा आगरा पर किन वंशों का राज्य था? ऑप्शन है सूरी वंश, मुगल वंश, लोदी वंश। सही उत्तर है लोदी वंश। अगला प्रश्न, शेर शाह सुर ने किसको परास्त किया? ऑप्शन है हुमायूं, अपने चाचा को। सही उत्तर है हुमायूं को। अगला प्रश्न, 1540 से 1555 तक कौन से शासक ने शासन किया? ऑप्शन है हुमायूं, दूसरा बाबर, तीसरा शेर शाह सूरी। सही उत्तर है शेर शाह सूरी। अगला प्रश्न, शेर शाह सूरी ने किसके तरीकों को अपनाया? पहला ऑप्शन मोहम्मद तुगलक, दूसरा हुमायूं या तीसरा अलाउद्दीन खिलजी। सही उत्तर है अलाउद्दीन खिलजी। बच्चों, अब हम ध्यान से इस अध्याय के निष्कर्ष को सुनेंगे। पहला निष्कर्ष, दिल्ली में राजधानी की स्थापना को तोमर राजा अनंगपाल ने, जो कि राजपूत वंश से थे, उन्होंने किया। दूसरा, दिल्ली के शासन काल में प्रशासन की भाषा अरबी थी। तीसरा, खलजी और तुगलक वंश के दौरान सल्तनत का सबसे अधिक विस्तार हुआ। चौथा, इब्न बतूता अफ्रीकी देश मोरक्को से भारत आए थे। पांचवा, रजिया सुल्तान के बारे में हम बात करते हैं कि एक औरत के लिए उस समय में शासन करना आसान नहीं था। छठा, दिल्ली के सुल्तान जंगलों को कटवाते थे, अपनी सेना के लिए किले बनवाते थे और उनके खाने पीने के लिए खेती भी की जाती थी। तो ये थी बच्चों दिल्ली की सल्तनत। और बच्चों, आपको ये पाठ समझ में आ गया होगा। मुझे पूरी उम्मीद है कि इस पाठ को आप अच्छे से समझ गए होंगे। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, खूब पढ़ें, खूब बढ़ें।